Hello and welcome everyone. This is CA मोहम्मद मीमन. I welcome you all on the platform of गिरी ट्यूटोरियल्स. सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि आगे आपको और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे नए वीडियोस के बारे में. कॉमर्स के बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं, जल्द अपलोड होने वाले हैं, तो आपको और लेक्चर्स मिलते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. ओके, चलो. आपने मेरे पहले 5 लेक्चर्स सुने हैं. ओके, शायद उसमें मैंने आपको एक प्रोफेसर वाली फील नहीं दी, मैं प्रॉपर फॉर्मल्स में नहीं आया. ओके, तो आज मैं आपके सामने एक प्रॉपर फॉर्मल्स में एक आपको प्रोफेसर वाला फील देके भी पढ़ाऊंगा, सो दैट यू फील गुड अबाउट द लेक्चर, क्योंकि अपीयरेंस बहुत मैटर करता है. ओके, काफी बार एक टीचर को हम देखते हैं, उसका अपीयरेंस, अगर उसने एक प्रॉपर अपीयरेंस नहीं दिया तो हमें लगता है यार देख के नहीं सुनते हम लोग उसको. ठीक है, तो मैंने पिछले 5 लेक्चर्स मेरे खुद के भी बैठ के सुना, मुझे लगा यार कि स्टूडेंट्स को मजा नहीं आ रहा होगा मुझे देख के, तो आज थोड़ा प्रॉपर अपीयरेंस के साथ आया हूँ. शायद मेरा अपीयरेंस आपको अच्छा लगेगा आज, और हम लोग आगे की डिस्कशन करेंगे. मेरे पहले 5 वीडियोस आपने सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने तो प्लीज सुन लो बेटा. आज ये हमारा 6th लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमको पढ़ने हैं. लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे जाने से पहले एक सबसे पहली बात, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है क्या. ठीक है, कई जमाने से अकाउंटेंसी बुक कीपिंग होता आ रहा है, कई सालों से, कई डिकेड्स से, कई जमाने से चला आ रहा है. और जैसे जैसे चीजें प्रोग्रेस होती है उसके रूल्स, रेगुलेशंस, कायदे बनते हैं. जब अकाउंटिंग शुरू हुआ था तब अकाउंटिंग कंसेप्ट शायद से नहीं होंगे उस जमाने में, अकाउंटिंग कंसेप्ट बहुत बाद में बने. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी बढ़ता गया, डेवलप होता गया, ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट डेवलप होता गया. अब अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, आप जब अकाउंटिंग करोगे या जब आप बुक कीपिंग करोगे तो कुछ कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है. कंसेप्ट क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस, मतलब जिससे आपका बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी सही होगा. आप अपने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी करते वक्त आप प्रॉपर रिकॉर्ड करोगे, सही ढंग से रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, उसके लिए अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बनाए गए. और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, तो आज का लेक्चर आप अच्छे से सुनेंगे. मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये लेक्चर आपको लाइफ टाइम काम देगा जब तक आप कॉमर्स में हो. मतलब जॉब करोगे तब भी काम आएगा, बिजनेस करोगे तब भी काम आएगा. ठीक है, एक प्रोफेशनल हो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तब भी ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली है. ओके, तो बहुत यूजफुल लेक्चर रहेगा आज का, आप सुने अच्छे से. तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. ठीक है, धीरे धीरे शुरू करते हैं. पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. इसके बारे में मैंने आपको एक लेक्चर में बोला हुआ है, अगर आपको याद होगा तो. इसके बारे में मैंने एक लेक्चर में बोला है आपको, अगर आपको याद होगा तो. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के बारे में बताया था. पहले आप एंटिटी समझ लो क्या होता है. एंटिटी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एंटिटी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन. तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है. बिजनेस एंटिटी बोलता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है. ऐसा क्यों? ठीक है, मतलब अगर समझो क्यों. मेरी एक सीए फर्म है जिसका नाम है मोहम्मद मीमन एंड एसोसिएट्स. मेरी एक सीए फर्म है, मैं प्रैक्टिकली बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं सीए प्रोफेशन प्रैक्टिस करता हूं. तो मेरी एक सीए फर्म है जिसका नाम है मोहम्मद मीमन एंड एसोसिएट्स. उस फर्म को शुरू करने के लिए मैंने ऑफिस खरीदा, उसमें फर्नीचर बनाया. ठीक है, वहां पे बहुत सारा खर्चा किया, तब जाके वो ऑफिस का सेटअप रेडी हुआ. तो मैंने मोहम्मद मीमन एंड एसोसिएट्स को शुरू करने के लिए फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए डाल दिए. फॉर एग्जांपल, हम लोग एक्चुअल अमाउंट पे नहीं जाते, एक अंदाजा ले लेते हैं कि जब मैंने मोहम्मद मीमन एंड एसोसिएट्स शुरू किया तो मैंने 20 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए. अब आप समझो आप मेरे बिजनेस के अकाउंटेंट हो, मतलब आप मेरा पूरा हिसाब किताब रखते हो, या समझो आपको मैंने जॉब पे रखा, आप मेरा अकाउंट्स देखते हो, तो आप पूरा रिकॉर्ड करोगे. अब आप क्या सोचोगे, 20 लाख रुपए हमारे पास से गया या 20 लाख हमारे पास आया? आप बोलोगे सर गया, क्यों, आपके पास से गया. नहीं भाई, आपको मेरी अकाउंटिंग नहीं करनी है, आपको मोहम्मद मेमन एंड एसोसिएट्स की अकाउंटिंग करनी है. आप ये नहीं सोचोगे सर आपके पास से पैसा गया. नहीं, मोहम्मद मेमन से मतलब नहीं है, मोहम्मद मेमन एंड एसोसिएट्स का अकाउंटिंग होगा, मतलब बिजनेस का अकाउंटिंग होगा. तो आप क्या बोलोगे, बिजनेस में पैसा आया और मोहम्मद मेमन ने पैसा दिया. पॉइंट क्या है, मोहम्मद मेमन एंड एसोसिएट्स अलग है और मोहम्मद मेमन अलग है. क्यों? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है. इसीलिए तो मैंने आपको जब बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कैपिटल लायबिलिटी होता है. कैपिटल क्या होता है हमारा, लायबिलिटी. क्यों? प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस को जो पैसा दिया, सुनना अच्छे से, प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस को जो पैसा दिया, वो पैसा बिजनेस ने प्रोप्राइटर को रिटर्न करना है जब बिजनेस बंद होगा. इन केस अगर कभी आपका बिजनेस बंद होता है तो जितना पैसा आपने बिजनेस में डाला है वो पैसा बिजनेस ने आपको रिटर्न करना है. क्यों? आप बिजनेस के लिए कौन हो, आपने बिजनेस को, आप बिजनेस के लिए प्रोप्राइटर हो, लेकिन अल्टीमेटली आप बिजनेस से अलग हो. आपने बिजनेस को पैसा दिया, वो पैसा बिजनेस आपको लौटाना है. तो लाइफ टाइम याद रखोगे
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। हम पॉइंट्स देख लेते हैं क्या बोलता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर और ओनर्स। ठीक है, बिजनेस अपने ओनर से या ओनर्स से अलग है, मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, पहला पॉइंट। सेकंड, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आर डन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड नॉट द बिजनेसमैन। वही पॉइंट जो मैंने आपको अभी बोला, अगर आप कभी भी अकाउंटिंग करोगे तो कभी भी प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं होगा, हमेशा अकाउंटिंग होगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मतलब मोहम्मद मेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं होगा, मोहम्मद मेमन एंड एसोसिएट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप बोलोगे सर एक ही बात है, नहीं बेटा एक बात नहीं है। मैंने बिजनेस में पैसा डाला तो मेरे पास से गया ये सोचना नहीं है, बिजनेस में पैसा आया ये सोचना है। तो पैसा आने का एंट्री होगा। क्यों? हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? मोहम्मद मेमन एंड एसोसिएट्स की, बिजनेस की अकाउंटिंग हो रही है, बिजनेसमैन की नहीं। और तीसरी बात, दिस इज द रीजन कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आपको याद है लायबिलिटी? लायबिलिटी मतलब कर्जा होता है, लायबिलिटी मतलब कर्जा होता है। तो मैंने मोहम्मद मेमन एंड एसोसिएट्स को 20 लाख रुपया दिया, ये 20 लाख रुपया मोहम्मद मेमन एंड एसोसिएट्स के लिए लायबिलिटी। मोहम्मद मेमन एंड एसोसिएट्स ने मुझे रिटर्न करना है, लौटाना है। आप बोलोगे कब लौटाना है? जिस दिन बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा, जिस दिन बिजनेस बंद करूंगा उस दिन वो पैसा मोहम्मद मेमन एंड एसोसिएट्स ने मोहम्मद मेमन को लौटाना है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा बेटा हमने? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट। ठीक है, अकाउंटिंग हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे? बिजनेस के एंड नॉट द बिजनेसमैन। और तीसरी बात, इसी रीजन की वजह से कैपिटल को हम क्या ट्रीट करते हैं बेटा? लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला कंसेप्ट क्या था आज? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। और जब भी अकाउंटिंग होगी, जब भी बुक कीपिंग करोगे, हमेशा दिमाग में क्या डालोगे? बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी कभी भी प्रोप्राइटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी विल ऑलवेज बी डन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस एंड नॉट द बिजनेसमैन। ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से रिकॉर्डिंग होगा, कभी भी प्रोप्राइटर के व्यू पॉइंट से नहीं। ये हमारा पहला कंसेप्ट, आई होप आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बराबर है। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब क्या? हर ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर करके रिकॉर्ड करना। एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, ठीक है, वो बोलता है सर मुझे आपके क्लासेस में एडमिशन लेना है। ठीक है, मैंने बोला मिल जाएगा एडमिशन। तो उसने बोला, मतलब उसके डैडी भी साथ में आए, बोला मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। बोला अरे आप पैसे नहीं दोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे? तो वो बोलता है नहीं, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, आप एक काम करो मेरे शोरूम में आ जाओ, कोई भी एक एसी ले लो आप, जो आपको पसंद आता है, महंगा सस्ता मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप एक एसी ले लो मेरे पास से और मेरे बेटे को पढ़ा दो। ठीक है, तो मैंने उनके बेटे को पढ़ाया और उन्होंने मुझे एसी दिया। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? रिकॉर्ड होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं रिकॉर्ड कर सकते, फीस कितनी आई एक एसी, नहीं, उस एसी का प्राइस कितना है हम वो देखेंगे और वो रिकॉर्ड करेंगे। ओके, आप उन चीजों में मत पढ़ो, लेकिन खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हम ये नहीं लिख सकते कि एक एसी आया, कोई फ्रूट वाला है, उसने मुझे बोला सर साल भर फ्रूट लेके जाओ मेरे बेटे को पढ़ाओ, तो अभी मैं क्या लिखूंगा? फीस क्या है? पूरे साल का फ्रूट्स। नहीं लिख सकते बेटा हम लोग। हमें जब भी बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी करना है, हमें हर ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन मनी टर्म्स, तो उसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखते हैं क्या लिखा है टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होगा। वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, या जो ट्रांजैक्शंस पैसे से मेजर किया जा सकता है, वही रिकॉर्ड होगा। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा ये, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है? आज हर चीज के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी। मतलब मुझे प्रेजेंटर खरीदना है किसी दुकान से, मैं जाके पैसे दूंगा, प्रेजेंटर लूंगा। ठीक है, मुझे ये पेन खरीदना है तो मैं जाके पैसे दूंगा, पेन लूंगा। मुझे ये रिमोट खरीदना है, मैं जाके पैसे दूंगा, रिमोट लूंगा। मुझे ये पेन खरीदनी है, मैं जाके पैसे दूंगा, पेन लूंगा। मुझे टाई खरीदनी है, मैं पैसे दूंगा, टाई लूंगा। मुझे चश्मा खरीदना है, मैं जाके पैसे दूंगा, चश्मा लूंगा। आज हर चीज को हमें खरीदना है तो हम उसके एक्सचेंज में क्या देते हैं? पैसा। तो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक ऐसा मीडियम है, ठीक है, ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम चीजों को एक्सचेंज करते हैं। मतलब कोई भी चीज खरीदते तो आज हम क्या देते हैं? पैसा। उसी तरह अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो कोई भी हमारे पास आएगा, हम उससे क्या मांगेंगे? हम अपना गुड्स देंगे, सर्विसेज देंगे, लेकिन मांगेंगे क्या? पैसा। तो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Hence those transactions which can be expressed in terms of money are recorded. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Hence those transactions which can be expressed in terms of money are recorded. वही transactions रिकॉर्ड करेंगे which can be expressed in terms of money. मैं ऐसा नहीं लिख सकता एक स्टूडेंट आया उसकी फीस एक एसी, दूसरा स्टूडेंट आया उसकी फीस साल भर का फ्रूट्स।
भाई नहीं चलेगा, मुझे लिखना पड़ेगा पैसा कितना है। तो ओनली दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड लास्ट पॉइंट, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो नॉन मॉनेटरी है, ठीक है, जो पैसे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकते या जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है और उसका पैसे में अंदाजा भी नहीं लगा सकता, उसका वैल्यू नहीं काउंट हो सकता है, बराबर है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पॉइंट समझा बेटा? तो पहला कंसेप्ट क्या बोल रहा था हमारा? पहला कंसेप्ट क्या बोल रहा था? बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। दूसरा कंसेप्ट क्या बोलता है हमारा? ठीक है, हम किसी भी चीज को तब रिकॉर्ड करेंगे, आई एम सॉरी, हम किसी भी चीज को तब रिकॉर्ड करेंगे जब इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब अगर उस चीज के, उस ट्रांजैक्शन को, देखो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं क्या है? ट्रांजैक्शंस। और ट्रांजैक्शन कौन सा रिकॉर्ड करेंगे? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर वो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दो कंसेप्ट हो गए हमारे। तीसरा कंसेप्ट देखेंगे बेटा हम लोग, ठीक है? तीसरा कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है? ठीक है, पहले तो आप ये समझो कॉस्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, पहले आप ये समझो कॉस्ट किसको बोलते हैं। कॉस्ट किसको बोलते हैं बेटा? किसी भी चीज को हमने खरीदा कितने में, हमने उसके लिए पैसा कितना खर्च किया, हम बोलते हैं उतनी उसकी कॉस्ट है। मतलब अगर आप मुझे बोलो सर ये पेन कितने में लिया, तो मैं बोलूंगा पेन की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है। वैसे तो मुझे गिफ्ट में मिली है, ओके, लेकिन अगर कोई मुझे पूछेगा सर कितने में लिया, मैं बोलूंगा 100 रुपीज में, तो 100 रुपीज इसका कॉस्ट है। मतलब किसी चीज को हम खरीदते कितने में, किसी चीज को हम खरीदते कितने में, हम उसे बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी कोई फिक्स एसेट रिकॉर्ड करोगे, मेरी बात को ध्यान देना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी कोई फिक्स एसेट रिकॉर्ड करोगे, फिक्स एसेट क्या? ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, ऐसे एसेट्स जो लंबे समय तक टिकते हैं उनको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स, जिनका लाइफ कई सालों तक होता है, जो बहुत सालों तक टिकते हैं। फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सब, ये जो कैमरा पे भी मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, ये कैमरा, ये एलईडी स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे कुछ डेस्कटॉप्स लगे हुए हैं, ये सारी चीजें क्या है बेटा? फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स को जब हम खरीदते हैं तो उस पर जितना हम खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। और एसेट जब तक हम संभाल के रखेंगे तब तक उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर मैंने कोई जमीन खरीदी जिसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए, मैंने अपने एसेट्स में लिख दिया लैंड 10 करोड़ रुपीस, 5 साल तक वो लैंड मैंने बेचा नहीं, ठीक है, अब हर साल उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। 10 करोड़ का दूसरे साल में 12 करोड़ हो गया, तीसरे साल में 15 करोड़ हो गया, चौथे साल में 20 करोड़ हो गया, पांचवें साल में 25 करोड़ हो गया। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 10 करोड़ लिखना चाहिए या मार्केट वैल्यू लिखना चाहिए? 10 करोड़ लिखना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे क्यों? बेटा हम प्रॉफिट तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम बेचेंगे। मतलब मान लो मेरा 10 करोड़ की जमीन है और उसकी मार्केट में 100 करोड़ की वैल्यू आज, तो आप बोलोगे सर 90 करोड़ का फायदा हो गया। नहीं, फायदा तब होगा जब हम उसे बेचेंगे। भाई जब तक बेचते, भाई तेरे पास 10 करोड़ की चीज है, उसकी 1000 करोड़ वैल्यू हो जाने दे, लेकिन भाई जब तक बेचेगा नहीं प्रॉफिट कहां से होगा? इसीलिए हम उसकी मार्केट वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करते, हम उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। देखो बुक क्या बोलता है, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमने कितने में खरीदा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमने कितने में खरीदा है। तो कोई भी एसेट को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, किसी भी एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे तो किस पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने जितने में खरीदा उतने में रिकॉर्ड करोगे। नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द बेस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग। ये आपका बेसिस रहेगा, बेस मतलब जब तक आप अकाउंटिंग करोगे, जितने साल तक अकाउंटिंग करोगे, ठीक है, एसेट को कॉस्ट पे ही लिखोगे, उसकी कभी भी मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करने का नहीं। ओके, इट विल बी सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड एवरी ईयर बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अभी एक आपके लिए कुछ नया है, हर साल एसेट की वैल्यू थोड़ा बहुत रिड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए बेटा, कि लैंड के अलावा मोस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स की वैल्यू घटती है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये घड़ी खरीदी मैंने, ठीक है, अब मैंने घड़ी खरीदी, 1 साल वापरा, समझो ये घड़ी 5,000 रुपए की, एक एग्जांपल लेते हैं, घड़ी 5,000 की है। ठीक है, आप बोलोगे सर दिखावा कर रहे हो, नहीं इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, छोड़ दो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5,000 रुपए की घड़ी है, मैंने लिया, 1 साल वापरा, 1 साल बाद मुझे लैंड ये घड़ी बेचनी है, 1 साल बाद मुझे ये घड़ी बेचनी है। आप में से कोई भी इंसान ये घड़ी 5,000 में वापस खरीदेगा क्या मुझसे? नहीं। आप बोलोगे सर आपने खरीदा 1 साल पहले था, 1 साल वापरा, इसका वैल्यू कम हो गया। जब आप किसी एसेट को खरीदते हो और उसको यूज करते हो, यूज करने के से उसकी वैल्यू घट जाती है। आपने बाइक खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने मोबाइल फोन खरीदा, इनकी वैल्यू लेके यूज करने के बाद वैल्यू घटती है।
और जो वैल्यू घटती है उसे हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। आप सीखोगे इसको आगे डिटेल में, फिलहाल खाली इतना सीखो, एसेट्स को जब हम खरीदते हैं और खरीद कर जब यूज करते हैं, यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू घटती है, और जो वैल्यू घटती है उसको हम बोलते हैं बेटा डिप्रिसिएशन। तो काफी सारे फिक्स एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी घटती है, उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं, वो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर किसी भी एसेट का वैल्यू मार्केट में बढ़ गया, वो बढ़ गया तो बढ़ा हुआ वैल्यू लिखेंगे नहीं। मतलब कभी कभी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार खरीद लिया, वो 10 लाख रुपए में लिया मैंने, बराबर है। अब वो मॉडल बंद हो गया और वो मॉडल की मार्केट में बहुत डिमांड आ गई, बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन कंपनी ने मॉडल बंद कर दिया। अब मेरे पास वो कार है, अब कोई शौकीन बंदा है या बहुत सारे लोग हैं, मेरा कार मांग रहे 12 लाख रुपए में हम लोग लेने के लिए तैयार है, तो क्या मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए रिकॉर्ड करूंगा? नहीं, मैंने 10 लाख रुपए में लिया है, मैं अपने एसेट की वैल्यू उसमें 10 लाख की लिख के रखूंगा। 12 लाख, जब तक मैं एसेट बेचता नहीं मुझे फायदा नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसकी मार्केट वैल्यू कभी भी रिकॉर्ड करेंगे नहीं। तो एसेट की कौन सी वैल्यू लिखने का? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमारा तीसरा कंसेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? फिक्स एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। फिक्स एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं तीसरा कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। तो हमने 3 कंसेप्ट्स पढ़े। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, और अकाउंटिंग हमेशा बिजनेसमैन के अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। दूसरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हर ट्रांजैक्शन को मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एंड इट विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, बगैर पैसे के, जैसे एक एसी लिख दिया, फ्रूट्स लिख दिया, ऐसा नहीं। ओनली दोस ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा कॉस्ट कंसेप्ट, ऑल द एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करने का नहीं, जितना उसका कॉस्ट है वही रिकॉर्ड करने का। नेक्स्ट, ओके, चौथा कंसेप्ट है बेटा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी समझता है, ठीक है, जैसे मैंने पहला लेक्चर लिया, फिर 1-2 दिन का गैप दिया, फिर दूसरा लेक्चर लिया, 3-4 दिन का गैप दिया, फिर तीसरा लेक्चर लिया, फिर काफी गैप दिया, तो आप में से काफी लोग नाराज हैं, आप में से काफी लोग शायद प्रदीप गिरी सर को कमेंट्स कर रहे हैं कि सर रेगुलर लेक्चर्स डालो, अपडेट करो, ठीक है, वी अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स बेटा, बट कभी कभी हमारे भी कुछ इश्यूज होते हैं, कभी कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, कभी कुछ प्रोफेशनल इश्यूज होते हैं, कभी टीचर अवेलेबल नहीं होता है, ऐसा भी होता है, कभी कभी हमारी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। हम तो चाहते हैं कि लेक्चर्स रोज रिकॉर्ड हो, रोज अपलोड हो, ठीक है, आपको भी अच्छा लगे, मुझे पता है लेक्चर्स रोज रिकॉर्ड होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी रहेगी, कंसिस्टेंसी मतलब किसी एक चीज को, एक तरीके को, एक प्रैक्टिस को रेगुलर फॉलो करना, दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज के वजह से, और 31 जुलाई भी गया अभी रिसेंटली, तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हमें 31 जुलाई को बहुत लोड होता है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स का रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग करना होता है, तो मैं उसमें भी बिजी था, और मेरे कुछ फैमिली के हेल्थ इश्यूज का भी कंसर्न है, तो आई हैव नॉट बीन एबल टू रिकॉर्ड द लेक्चर्स रेगुलरली। आई डू अपोलोजाइज फॉर द सेम एंड आई एम सॉरी फॉर द सेम बेटा, बट वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, सो डोंट गेट एंग्री और डोंट बी disheartened के लेक्चर्स रेगुलर नहीं आ रहे, इट हैपेंस, ओके, it is a part and parcel of our life, it happens, sometimes we are not able to do the things which we wish to do. I do wish to record the lectures every day, but due to some reasons I have not been able to do that, but I'll try my level best और आगे lectures record करते रहेंगे। तो consistency का मतलब क्या है? अगर lectures रोज आए तो आपको मजा आएगा, अरे यार रोज lectures आ रहे हैं, ठीक है, और एक मतलब आधे घंटे के वीडियोस डालेंगे तो आपको एक लेक्चर डाला 15 मिनट का, दूसरा लेक्चर डाला 3 घंटे का, तीसरा लेक्चर डाला 1 घंटे का, आप बोलेगा सर क्या कर रहे हो, कैसे वीडियोस डाल रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब एक पैटर्न को फॉलो करना, एक तौर तरीके को फॉलो करना। अकाउंटेंसी में भी ऐसा होता है, अकाउंटेंसी में भी एक ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के समझो 3 तरीके हैं, एक ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के 3 मेथड्स है या 2 मेथड्स है, तो आपको क्या करना है, किसी एक मेथड को पकड़ना और उसी मेथड को फॉलो करना है, बार बार आप मेथड चेंज नहीं करते बैठोगे। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस, ठीक है। अगर आप कैश बेसिस फॉलो करते हो तो हर साल कैश बेसिस फॉलो करोगे, अगर आप एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हो हर साल एक्रूअल बेसिस फॉलो करोगे, हाइब्रिड तो हमारे अलाउड ही नहीं है, ओके। चलो, और एक चीज आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आप में से किसी को याद हो तो, ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे, जो भी कमेंट करेगा और राइट आंसर्स देगा, ठीक है, हम उनके नाम अगले वीडियो में लेंगे। तो आपको ये बताना है कि हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है और ये इंडिया में अलाउड है या नहीं है। हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है और ये इंडिया में अलाउड है या नहीं है, ये हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा। आप अगर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम लेंगे कि इतने इतने स्टूडेंट्स ने आंसर्स करेक्ट दिया है, ओके। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप एक अकाउंटेंट हो या अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हो, तो आपको क्या करना है,
आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करोगे, उस मेथड को हर साल फॉलो करना है। ऐसा नहीं इस साल हमने कैश बेसिस से रिकॉर्ड किया, अगले साल एक्रूअल बेसिस, तीसरे साल कैश बेसिस, चौथे साल कैश बेसिस, पांचवें साल एक्रूअल बेसिस। नहीं, आप बार बार चेंजेस नहीं ला सकते। आप एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक अकाउंटिंग के तौर तरीके को फॉलो करोगे, उसे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। आप बार बार अकाउंटिंग के मेथड्स, प्रिंसिपल्स, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनको चेंज नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। देखो बुक्स क्या बोलता है, एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बिजनेस। अगर आप कोई भी अकाउंटिंग का पॉलिसी अडॉप्ट करते हो, मतलब कोई भी तौर तरीका अपनाते हो, वो तौर तरीका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट, मतलब लगातार उसको फॉलो करना है और कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, बार बार चेंजेस लाना नहीं है। नेक्स्ट, पॉलिसी और मेथड शुड बी चेंज्ड ओनली इफ इट इज नेसेसरी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कभी चेंज लाओगे नहीं, कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको चेंज लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सामान बेचता था तो मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो करता था, फिर मैं सीए बन गया और सीए बन के मैंने सीए फर्म चालू कर दी। सीए फर्म कैश बेसिस फॉलो कर सकता है, नॉर्मली प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। मेरे बिजनेस लाइन ऑफ बिजनेस में चेंज आया तो मैंने चेंज किया, ठीक है। ऐसे कई बार चेंजेस आते हैं। मतलब अगर सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई, अगर सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई कि हमें चेंज लाना जरूरी है, तब चेंजेस लाना चाहिए, लेकिन अननेसेसरीली कभी भी चेंजेस लाना चाहिए नहीं। नेक्स्ट, एनी चेंज इन पॉलिसी शुड बी शोन एज अ फुटनोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर आप कभी पॉलिसी में चेंज लाते हो, जैसे आप पिछले साल कुछ अलग पॉलिसी अडॉप्ट करते थे, इस साल आपने पॉलिसी चेंज किया, कुछ चेंजेस लाया, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे। याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, साल के एंड में दो चीजें बनाते हैं हम लोग, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो अगर आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे एज अ फुटनोट, फुटनोट क्या होता है, उसके नीचे हम लिखकर बताते हैं, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा उसको नीचे फुटनोट भी दिखेगा। फुटनोट में बताना चाहिए कि इस साल में हमने ये पॉलिसी चेंज किया है, और हो सके तो उसका रीजन भी देना चाहिए। इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है, किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करो तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, रेगुलर उसी को अडॉप्ट करो, ठीक है। चेंज कर सकते हैं लेकिन जरूरी हो तो ही, और चेंज करो तो उसको नीचे फुटनोट में बताओ। ये बोलता है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो हमने कितने कंसेप्ट पढ़े, 4। क्या पढ़ा सबसे पहले, ठीक है, एंटिटी कंसेप्ट, फिर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तीसरा था आपका, नहीं भूल गया, प्रेजेंटर वर्क नहीं कर रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा है, और चौथा है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ओके। ये 4 कंसेप्ट हमने पढ़े हैं बेटा, ओके। नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपको याद नहीं है, होता है बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। वी आर नॉट हियर टू मेमोराइज द थिंग्स, भूल जाते हैं, कभी कभी होता है, और प्रेजेंटर वर्क नहीं कर रहा है, स्लाइड मूव नहीं कर पा रहा हूँ पीछे, नो प्रॉब्लम, सी टू इट, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिलहाल हमने 4 कंसेप्ट पढ़े हैं। 5वां कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या है, ओके। अच्छा, तीसरा कंसेप्ट था कॉस्ट कंसेप्ट, मेरे दिमाग में वही चल रहा था क्या मिस कर रहा हूं मैं। तीसरा कंसेप्ट था कॉस्ट, तो एक एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा, एक मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ा, एक कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा, एक कंसिस्टेंसी कंसेप्ट पढ़ा। 5वां कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ठीक है। अभी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या है, ये बहुत मस्त है। आपको पता है किसी चीज को कंजर्व करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को संभाल के रखना, या किसी चीज पे बहुत प्रिकॉशंस लेना, उसका ध्यान रखना, सेफ रहना, उसको बोलते हैं कंजर्व करना। तो नॉर्मली कंजर्व करने का मतलब होता है किसी चीज को बचा कर रखना, किसी चीज को संभालना, उसको बोलते हैं कंजर्व करना। जैसे हम बोलते हैं कंजर्व द रिसोर्सेस, कंजर्व द प्लांट्स, ठीक है, कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, कंजर्व वाटर। तो किसी चीज को बचाना, संभाल के रखना, या उसका यूज सही तरह से करना, उसको संभालना, उसको बोलते हैं कंजर्व करना। अब बिजनेस में कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का मतलब क्या है, ठीक है। बिजनेस में कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का मतलब है प्रॉफिट जब तक होता नहीं, या इनकम जब तक होता नहीं, रिकॉर्ड करने का नहीं। लेकिन खर्चा नहीं भी हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है ये खर्चा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, तो रिकॉर्ड कर देने का। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, ऐसा होता है बेटे, ठीक है। कमाई नहीं हुई तब तक रिकॉर्ड मत करो। क्यों, समझो आपने कमाई नहीं हुई, नहीं रिकॉर्ड किया, आपको लग रहा है फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को मेरे को किसी एक बड़े क्लाइंट ने, साल का लास्ट दिन 31 मार्च, किसी एक बड़े क्लाइंट ने मेरे को इंक्वायरी किया, ठीक है, और मैंने उसको रेट्स अच्छे दिए, उसने भी मुझसे बहुत सारा बातचीत किया, और मुझे बोला सर हम आपको कल सुबह फोन करेंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और आप माल की तैयारी भी करो, कल हम आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, कल के कल डिलीवर करा देना, 2-3 दिन में पेमेंट कर देंगे। ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि मुझे कल माल उसको बेचना है, लेकिन क्या उसने ऑर्डर कंफर्म किया, नहीं। उसने बोला सर आप तैयारी करो, कल सुबह ऑर्डर देंगे।
मुझे ऑर्डर कंफर्म दिख रहा है लेकिन उसने कंफर्मेशन दिया क्या? नहीं। जब तक कमाई होती नहीं रिकॉर्ड करने का नहीं, हम कल रिकॉर्ड करेंगे उसको, तो वो अगले साल में जाएगा, चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई खर्चा, कोई लॉसेस, जैसे कोई मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, उससे मैं 4 महीने से पैसे मांग रहा हूं, पैसे दे पैसे दे पैसे दे पैसे दे, मतलब देता हूं ना, बस क्या भाग जाऊंगा क्या, चला जाऊंगा क्या, ये करूंगा क्या, वो भरोसा नहीं क्या, बस क्या। ये बहुत सारा क्लाइंट लोग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अब मुझे लगने लगा वो क्लाइंट पैसा देगा नहीं, हालांकि वो तो बोलता है मैं दूंगा, लेकिन 4 महीने से मैं मांग मांग के थक, अब मुझे पैसा मांगने में शर्म आ रही है, लेकिन वो बंदा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी पैसा डूब गया है, तो मुझे उसे बैड डेट्स के तौर पे रिकॉर्ड कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब कमाई नहीं हुई है तो मत रिकॉर्ड करो, लेकिन खर्चा नहीं हुआ है लेकिन लग रहा है खर्चा होने वाला है तो भी रिकॉर्ड कर दो, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अब बुक्स क्या बोलता है इसके बारे में देखो, while recording the business transactions we have to anticipate no profits। anticipate करना मतलब क्या? किसी चीज का अंदाजा लगाना, किसी चीज का अंदाजा लगाना, ठीक है। तो एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स मतलब जब तक प्रॉफिट होता नहीं अंदाजा मत लगाओ, बट प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब रिकॉर्ड, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कमाई नहीं हुई है उसका अंदाजा मत लगाओ, लेकिन खर्चा, पॉसिबल लॉसेस बोला है, लॉस नहीं बोला है, ऐसा नुकसान जो होने की आशंका है उसे रिकॉर्ड करो। भले खर्चा नहीं हुआ है, भले लॉसेस नहीं हुआ है, चलेगा, मतलब लॉस नहीं हुआ है ना, आप रिकॉर्ड कर दोगे, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस ही दिखेगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कमाई ज्यादा दिखा दोगे, उसके बेसिस पे आप बड़े बड़े सपने बना लोगे, हाँ मेरा बिजनेस इतना बढ़ गया, इतना बढ़ने लगा, भाई कमाई हुआ नहीं है, रुक जा जरा, थम जा। कमाई नहीं हुआ तब तक रिकॉर्ड मत करो, लेकिन लॉसेस नहीं हुआ तो भी उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो जब भी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की बात करेंगे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कमाई जब तक नहीं होती उसको रिकॉर्ड करने का नहीं, लेकिन लॉसेस हो गया या सॉरी लॉसेस होने का पॉसिबिलिटी है, आशंका है, तो भी रिकॉर्ड करने का। मतलब कमाई नहीं हुई है, दिख रहा है होने वाली है, लेकिन लिखो मत। लॉसेस नहीं हुआ है, दिख रहा होने वाला है, रिकॉर्ड कर दो। कमाई जब तक होती नहीं तब तक रिकॉर्ड करने का नहीं, लॉसेस नहीं हुआ है लेकिन दिख रहा होने वाला है तो रिकॉर्ड कर दो। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। दिस इज डन टू प्ले सेफ व्हाइल एडिंग द अकाउंट्स। यू आर प्लेइंग सेफ। प्लेइंग सेफ मतलब क्या बेटा? देखो, कमाई अगर हमने कम रिकॉर्ड किया ना और उसके मुकाबले ज्यादा हुआ ना, चलेगा, लेकिन खर्चा अगर हमने कम रिकॉर्ड किया और उसके मुकाबले ज्यादा हुआ और एंड में जाके मालूम पड़ा है यार मेरे को तो लग रहा था इतना प्रॉफिट होने वाला है, अब तो इतना नुकसान हो गया, तो वो नहीं चलेगा। तो यहां पे हम प्ले सेफ करते हैं, कमाई जब तक होगी नहीं रिकॉर्ड करते नहीं है, लेकिन खर्चा नहीं हुआ दिख रहा होने वाला है तो भी लिख देते हैं हम लोग। दिस लीड्स टू, अब इससे क्या होता है, अगर आप कमाई नहीं हुई है नहीं लिखोगे, लेकिन खर्चा नहीं हुआ तो भी लिख दोगे, इससे क्या होगा? लोअर इनकम इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अभी बोला मैंने, खर्चा नहीं हुआ तो भी आपने, मतलब लॉसेस नहीं हुआ तो भी आपने लिख दिया, इससे क्या होगा? आपका प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट कम होएगा, मतलब आपका नेट प्रॉफिट कम दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपने कम कमाया। दूसरा क्या होगा? ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, मतलब हो सकता है किसी को, समझो आपका कोई वर्कर काम करते करते फैक्ट्री में गिर गया ऊपर से, अब डॉक्टर ने बोला है कि हो सकता है कि ये 6 महीने काम नहीं कर पाएगा, हो सकता है, पॉसिबल है। अब आपको लग रहा है यार अगर इसे 6 महीना काम नहीं किया तो मुझे उसको 6 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी कायदे कानून के हिसाब से, प्लस उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, प्लस उसको उसके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे देने पड़ेंगे, बहुत कुछ देना पड़ेगा। हो सकता है मेरा 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे कि 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो मेरा लायबिलिटी हमने दिया क्या? नहीं, लेकिन देना पड़ेगा ऐसा अंदाजे से हमने लिख दिया, तो उससे हमारा लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, ठीक है। ये अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट, ठीक है। एसेट्स अंडर स्टेट हो जाएगा, मतलब मान लो मेरे इधर आग लग गया, बराबर है, और आग लगने के बाद में थोड़ा ही माल जला, ज्यादा माल नहीं जला, तो माल थोड़ा ही जला है लेकिन मेरे को लगता है कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, तो मैं दिखाऊंगा कि एसेट्स में 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, हालांकि नुकसान समझो 4-5 लाख का ही हुआ है, तो उससे मेरा एसेट्स का अंडर स्टेटमेंट वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब ज्यादा टेंशन मत लो इसका, ये इतना याद नहीं रहा तो भी चलेगा। मेन कंसेप्ट क्या है? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है कमाई जब तक होती नहीं तब तक रिकॉर्ड मत करो, लेकिन खर्चा नहीं भी हुआ है और दिख रहा है कि खर्चा होने का चांसेस या लॉसेस होने का चांसेस है, उसको रिकॉर्ड कर दो। इससे क्या होगा? या तो इससे या तो नहीं, इससे इनकम कम हो जाएगा, लायबिलिटीज या तो बढ़ जाएगा या तो एसेट्स घट जाएगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। नेक्स्ट लास्ट, मतलब 12 कंसेप्ट है, मैं 6 कंसेप्ट पे लेक्चर रोक दूंगा और 6 कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकॉर्ड करेंगे,
ठीक है। लास्ट कंसेप्ट है आज के लिए, लास्ट कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो नाम से मालूम पड़ता है, गोइंग मतलब चल रहा है, कंटिन्यूस, कंसर्न मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन, और कंसेप्ट। तो हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि हमारा बिजनेस चल रहा है और चलते रहेगा, नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा होता है, बिजनेस चल रहा है तो उसके एसेट्स की वैल्यू अलग होती है, और बिजनेस बंद हो जाता है तो एसेट्स की वैल्यू अलग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरा कोचिंग क्लासेस है, मेरा एक कोचिंग क्लासेस है जहां पे बेंचेस है, प्रोजेक्टर है, ठीक है, एसी है, बहुत कुछ है, और अगर वो चल रहा है तो आप मुझे पूछोगे सर आपके एसेट्स की वैल्यू कितनी है, तो मैं बोलूंगा बेंचेस 2 लाख रुपए के हैं, एसी 1.5 लाख रुपए के हैं, प्रोजेक्टर 40,000 रुपए का है, एक लैपटॉप है 60,000 रुपए का है। आप बोलोगे अरे वाह सर बढ़िया, एकदम अच्छी बात है। अगर मैं बोलूंगा मुझे क्लासेस बंद करना है और ये सब बेचना है, ठीक है, लोग क्या करते हैं पता है, जो बिजनेस बंद होता है ना उसका फायदा उठाते हैं। बेंचेस 2 लाख रुपए का ना आ जाएंगे मांगने के लिए, 40,000 में देता है क्या, 50,000 में देता है क्या, कोई भी पूरा पैसा नहीं। उनको मालूम है मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, मेरी मजबूरी है, मैं सस्ते में निकालूंगा। जब आपका बिजनेस बंद होता है, आपके एसेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बुरी तरह से गिर जाती है, आपको लोग कम पैसा देने को तैयार होते हैं। तो जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, आपके एसेट्स की वैल्यू अलग होती है, और जैसे ही आपको लगा बिजनेस बंद होने वाला है, बंद होने की कगार पे है, आपको बंद करना है, तो आपके बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू घट जाती है। उसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसर्न। मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी करते वक्त हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि हम अकाउंटिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, चल रहा है, और आगे नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। देखो क्या बोलता है गोइंग कंसर्न, इट इज अ बेसिक अजम्पशन। अजम्पशन क्या होता है, किसी चीज को मान लेना, अज्यूम करना। तो हम ये मानकर चलते हैं दैट द बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर फ्यूचर। हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, चल रहा है, और आने वाले फ्यूचर में भी चलता रहेगा, नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंस करना मतलब किसी चीज पे असर करना। इन्फ्लुएंसेस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बोला ना मैंने, अगर बिजनेस चल रहा है तो एसेट्स लायबिलिटीज का वैल्यू अलग होता है, और बिजनेस बंद होने वाला है तो एसेट लायबिलिटीज का वैल्यू अलग होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। मतलब अगर बिजनेस चल रहा है तो अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजों की वैल्यू अलग होती है, और बिजनेस अगर बंद होने वाला है तो बहुत सारी वैल्यूज अलग होती है। इसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है बेटा, आपको टोटल 12 कंसेप्ट पढ़ने हैं, 6 कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आप लोग मेरे साथ मेरे ये लेक्चर को लाइक करो और शेयर भी करो। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करेंगे जिसमें बाकी के 6 कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, आई शैल सी यू अगेन, बाय बाय एवरीवन।